गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर लिखिएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ पे जैसे आपने कभी ये पढ़ा होगा, एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सिर्फ इसमें ये पढ़ा जाता है यदि कोई भी रिएक्शंस है तो वो फिजिबल है या नॉट फिजिबल। फिजिबल या फिजिबल, समझ रहे हैं? ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। किसी भी रिएक्शंस को पॉसिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? इसमें ये पढ़ा जाता है कि यदि वो रिएक्शन क्या है तो जब पॉसिबल होगा तब उसको कहाँ पढ़ेंगे आप। यदि वो पॉसिबल तो कहाँ नहीं पढ़ेंगे उसको। तो पहले हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे वो पॉसिबल है या, यदि वो रिएक्शन क्या है तो वो कहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे उसका अमाउंट। क्या पढ़ा जाएगा? यदि वो रिएक्शन होगा तो उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे या कितने रिएक्टेंट यूज करना होगा। मतलब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट का स्टडी करेंगे कि जैसे आपने 10 मोल लिया या 20 मोल लिया या जो भी आपने ले लिया तो उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे या इसने बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। क्या इतना समझ गए? जब ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तब ये चैप्टर आता है काइनेटिक्स। ये साइलेंट कर दीजिए। क्या आता है? और ये बताने की कोशिश करता है स्पीड। ये क्या बताता है कि ये जो आप अमाउंट बना रहे हैं वो किस स्पीड से बनेगा, उसकी स्पीड क्या होगी उस रिएक्शंस की। जैसे कोई भी फैक्ट्री या कोई मशीन से कोई प्रोडक्ट बन रहा हो तो वो बन रहा है, पहले तो इससे पता करेंगे बनेगा या। जैसे वो गन्ने का चीनी मिल का नाम ले लीजिए, तो पहले पता कर लेंगे इससे वो पॉसिबल है या नहीं। यदि पॉसिबल है तो कितना बनेगा। अब वो किस स्पीड से बनाएंगे वो कौन बताएगा भाई। उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसका कोई स्पीड होगा ना। तो वो स्पीड की स्टडी किससे करेंगे आप? केमिकल काइनेटिक्स। लिखिएगा द चैप्टर, लिखिए दिस चैप्टर नॉट चैप्टर, दिस चैप्टर। राजू लिखिए आप क्या कर रहे हैं? मेनली डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शंस। डील्स विथ स्पीड ऑफ, ये फिजिक्स में भी आप नाम सुनेंगे स्पीड का। अगर आप कोई फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी आप एक वर्ड जरूर पढ़ेंगे, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड। तो जो वहां पढ़ेंगे सेम वही यहाँ भी पढ़ेंगे, बस वो एक किसी कार, ट्रक, बस के रिस्पेक्ट में होगा, ये किसी केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये इसको समझने के लिए फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वो ये बताएगा कि जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या। वो पता कैसे करते हैं? ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर। तो यहाँ बस पता कर लें रिएक्शन पॉसिबल है या। फिर पॉसिबल है तो एक चैप्टर आप ये पढ़ेंगे कि वो आखिर कितना बनेगा। जैसे रिएक्शन हो रहा है तो कितना। अब उसके बाद फिर ये चैप्टर आता है 12th में, यहाँ पे ये पढ़ेंगे जो रिएक्शन हो रहा है आखिर उसका स्पीड क्या, उस रिएक्शंस का स्पीड क्या है। वो वही देखिए, ये मीनिंग किसका है। आप फिजिक्स में भी काइनेटिक्स पढ़ेंगे, याद करिए मेरी बात थोड़ा सा। काइनेटिक्स मोशन, काइनेटिक फिजिक्स का नाम सुने होंगे, याद करो आखिर काइनेटिक्स में क्या पढ़ते होंगे। थोड़ा दिमाग लगा के देखिए आप, कोई कार जा रहा है, कोई बस जा रहा है, ये तो पढ़ते होंगे। वैसे ही यहाँ पे जैसे फिजिक्स को दिमाग थोड़ा सा बस रख लेंगे तो वेरी वेरी इजी हो जाएगा। वरना फिर आप रोएंगे, कहेंगे केमिकल, ये इसको फिजिक्स में लेके भेज दीजिए एक सेकंड के लिए, वहां से फिर काइनेटिक्स मोशन उठा लीजिए। अरे कभी तो नाम सुने होंगे ना काइनेटिक्स का, तो वहां पे एक ही बात आएगा क्या, स्पीड। बस वहां पे स्पीड ऑफ कार, बस, ट्रक, वो नाव, बोट, ट्रेन, ये सब आएगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शंस आएगा, यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ रिएक्शंस। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होता है, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शंस, मैं एक रिएक्शन लिख भी दे रहा हूँ आपको। जैसे आप, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है
और मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। क्या ये रिएक्शन समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है वो कौन बताएगा? यदि वो रिएक्शन पॉसिबल है तो कितना मतलब आगे बनेगा या क्या करना वो कौन बताएगा? फिर अब ये जो रिएक्शन का रेट कौन बताएगा? मतलब रेट या स्पीड जो भी बोलना चाह रहे हैं, जैसे इसका रिएक्शंस का रेट या स्पीड जो भी बोलना चाह रहे हैं वो कौन बताएगा? काइनेटिक। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक को क्या बोला जाता है भाई? एलिमेंट्री रिएक्शंस। और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। दूसरे को क्या बोला जाता है? कंप्लेन नहीं, कॉम्प्लेक्स। अब यहां फिर से देखिए आप, ये आपका क्या नाम भैया? जो भी हो ठीक है अंकुर जी। यहां देखिए एलिमेंट्री का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शंस होगा वो सिंगल स्टेप में होगा। ये रिएक्शन किस में होगा? सिंगल स्टेप में। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन। जैसे आप लोग कभी SN2 का नाम सुने होंगे, वो कितने स्टेप में होता है? क्योंकि SN1 मोर देन वन बोलेंगे पहले वो, फिर क्योंकि जैसे उसमें एक वर्ड आता है शिफ्टिंग करना या रीअरेंजमेंट। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो दो से ज्यादा स्टेप हो गया। जैसे पहले आपने कार्बोकेटायन बनाया, फिर उसका आपने रीअरेंजमेंट कराया, तो उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट बनाया, तो मोर देन 2 स्टेप हो गया कि नहीं? तो जो SN1 वो किस में आ जाएगा? और जो SN2 है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस में। अब जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया गया, जैसे ये NO और ये बन गया N2O2। अब उधर नाइट्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन इधर एक नहीं है, और यहाँ भी लगभग 2 है ना ये। तो इसको इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन आप किसी रिएक्शंस को देख के नहीं बता पाएंगे कि वो एलिमेंट्री है या रिएक्शन आप देख करके नहीं बता पाएंगे, या क्वेश्चंस में कहीं ये मेंशन नहीं रहेगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या फिर ये कॉम्प्लेक्स है। बस इतना माने कि अगर एलिमेंट्री है तो कितने स्टेप में होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो। अब कभी कभी इसका ग्राफ बनाते हैं कि जैसे इधर रिएक्टेंट दिखाते हैं, तो यदि एलिमेंट्री रिएक्शंस होगा तो वो कुछ ऐसे बनेगा। इधर है प्रोडक्ट, ये क्या है? और अगर इधर देखिए आप, अगर वो कॉम्प्लेक्स है, क्या है? तो पहले यहाँ पे क्या है आपका? रिएक्टेंट। इधर पहले क्या बना आपका? इंटरमीडिएट। क्या बना? फिर क्या बना इससे? प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट वहां भी बन रहा है ना, देखिए बस डिफरेंस ये है कि ये डायरेक्ट रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, और जैसे यहाँ रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट से क्या बना? प्रोडक्ट। ये मोर देन वन स्टेप हुआ। फिर बाद में जब यहाँ शिफ्टिंग करेंगे या जो भी आप करेंगे वो बाद में फिर और स्टेप बढ़ता चला जाएगा। अच्छा एक बात और देखिए, जैसे ये रिएक्टेंट है कि नहीं और ये प्रोडक्ट है कि नहीं, इधर का ग्राफ ये बताता है एनर्जी का ऑर्डर। इधर किसका ऑर्डर होता है? एनर्जी का। अब देख के बताइए थोड़ा, इसमें एनर्जी किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? ये ग्राफ ऊपर रह गया ना, यानी रिएक्टेंट से इसकी एनर्जी ज्यादा है। देखिए अगर इसको खींचेंगे थोड़ा तो यहाँ पे आएगा कि नहीं। फिर यहाँ देखिए अगर ये भी ऊपर ही रह गया कि नहीं, तो आगे चल के एक हेडिंग नाम सुनेंगे आप, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और, तो वो बाद में डिसाइड कर लेंगे कि ये एक्सोथर्मिक होगा या, जैसे SN1 SN2 होता है वैसे E1 E2 होता है, जैसे SN1 और SN2 होता है वैसे E1 और, तो वो बाद में देख लेंगे कि जो ये प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है या फिर रिएक्टेंट से कम। अगर ये एनर्जी कम है प्रोडक्ट की, इसका मतलब एनर्जी इसमें रिलीज हो गई है, एनर्जी इसमें रिलीज हो गई है। और अगर ये एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कि इसने कहीं से एब्जॉर्ब कर लिया। अभी उस पर डिस्कस नहीं करना है, अभी इस पर डिस्कस इस बात पे करना है कि यदि कोई भी रिएक्शंस होगा, फिर से देखिए आप, हमें बस ये जानना था कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है। हाँ, ये पता कर रिएक्शन पॉसिबल है या, क्या इतनी बात समझ गए? अब उसमें से कौन सा पॉइंट आगे चलेगा? पॉसिबल वाला। पॉसिबल है तब क्या पढ़ेंगे? अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप कि वो रिएक्शन जैसे कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना आपने रिएक्टेंट लिया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर आपका क्या आता है भाई? अब ये क्या बताता है? क्योंकि आप इसको फिजिक्स से देखिए ना, काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है भाई? किसी भी कार वार का जो मोशन होता है उसमें आप पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा आपने, दिस चैप्टर में डील्स विद द स्पीड ऑफ, और ये रिएक्शन कितने टाइप का है? एलिमेंट्री रिएक्शंस और एलिमेंट्री किसको बोलेंगे आप? कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? तो यहाँ देखिए बस एक ही बार इस तरह से बनाया गया ना,
जबकि यहाँ देखिए ये ग्राफ आगे फिर एक बार ऊपर गया फिर आया। क्या इतना समझ पा रहे? नोट कर लीजिए इसको, अभी स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए जो काइनेटिक्स है इसका मतलब एक ही बोला गया, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ, ये ना बोला गया भाई। अब लिखिएगा किसी भी रिएक्शंस का रेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस का रेट लिखिएगा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम टेकन। अरे स्पीड कैसे निकालते हैं आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर स्पीड तो ऐसे निकालते होंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन, और वही अगर टोटल वेलोसिटी मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो आपने शायद लिखा ना चेंज इन नंबर ऑफ अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे तो इसका अगर यूनिट की बात है, इसका यूनिट राजू, ये चेंज इन नंबर ऑफ, ये हो गया मोल्स और ये हो गया टाइम, ये यूनिट किसका है? रेट का। ठीक है, अब लिखिएगा इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब ये कहने का है कि जो मोल है अगर उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, ये जो मोल है उसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे? रेट। चेंज इन, पहले लिखिए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या लिखा है? टाइम टेकन। इधर देखिए राजू थोड़ा सा, कभी आपने मोलारिटी का नाम सुना होगा? मोलारिटी या इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? और मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर, मोल अपन वॉल्यूम इन, कभी भी आप पढ़ेंगे सोल्यूशन क्या पढ़ेंगे तो वहां पे ये बोलते हैं, एक टर्म जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको सी से लिखते हैं, कंसंट्रेशन किससे लिखा जाता है? खैर इतना याद रखिए, मोलारिटी बराबर होता है मोल अपन, वो आपके एनसीईआरटी है ना, अभी वो पेज ओपन चेंज ना करिए, पेज ओपन चेंज ना करिए भाई, दिमाग सुनिए पहले। उसमें पहला चैप्टर सोल्यूशन है, जब सोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा क्या? तो जो मैं बोल रहा हूँ पहले सीरियस ना होइए, कूल डाउन। वहां जब देखेंगे तो मोलारिटी बराबर लिखा रहेगा मोल अपन, तो वहां अपना खुश हो जाइएगा। फिलहाल ये देखिए ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, तो इसके वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम, तो मोल अपन वॉल्यूम को ही क्या बोल सकते हैं आप, या फिर क्या बोल सकते हैं? मोलारिटी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए अब लिखेंगे रेट, क्या लिखेंगे? बराबर मोल अपन वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे आप? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन अपॉन। अब अगर ये जो आप रेट निकाल रहे हैं, अगर वो गैस के लिए, रेट किसके लिए निकाल रहे हैं आप? रेट फॉर गैस के लिए, तो बोलेंगे चेंज इन प्रेशर, क्या बोलेंगे आप? क्योंकि गैस के लिए प्रेशर यूज होता है, गैस के लिए, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन। अब देखिए फिर से आप लोगों ने जहां लिखा हुआ ना रेट, उसी तरह चेंज इन अपॉन, तो हमने आपको पहले कंसंट्रेशन ना बोल करके यहाँ पे बाहर लेकर के आए पहले, क्योंकि शायद सोल्यूशन भी आप नाम सुने होंगे, तो वहाँ होता है मोलारिटी या कंसंट्रेशन बार होता है एन अपॉन वी। हमने आपको बेसिक्स यहाँ बताया, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, सिर्फ इतना ही अगर दिया है तो इतने से ही आप सॉल्व कर लेंगे। अगर वो कंसंट्रेशन दिया तो कंसंट्रेशन कर लेंगे, हो सकता है उसने मोल भी दिया हो, वॉल्यूम भी दिया हो, टाइम भी दिया हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो मोल दिया होगा तो मोल यूज करेंगे, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम यूज कर लेंगे, और टाइम तो टाइम यूज कर लेंगे। अगर उसने सिर्फ कंसंट्रेशन और टाइम दिया होगा तो कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे और टाइम यूज कर लेंगे, जो जैसे दिया होगा क्वेश्चन वैसे यूज कर लेंगे। नोट करिए इतना। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा ऊपर वाले का, इसका यूनिट पहले ये क्या लिखा है? मोल। अरे मोल है ना ये, अपान क्या है? वॉल्यूम का यूनिट अपान, तो टाइम का टी हो गया। अब मैथ में एक रूल होता है कि ये जो टाइम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ऐसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे है, तो जब आप इसको लिखेंगे 1/2, अब ये ऊपर चला जाएगा 4 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या ये समझ पा रहे हैं? ऐसे यहाँ और यहाँ पे, बोलो भैया। तो क्या ये टाइम यहाँ आ जाएगा? तो पहले इसको लिखेंगे मोल अपान
लीटर इंटू, या फिर ऐसे मोल लीटर यूनिवर्स टाइम यूनिवर्स। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? बोलो भैया, नोट कर लीजिए इसको पहले इतना। तो अब एक एग्जांपल लिखिएगा, a प्लस 2b इंटेंस टू 4c। ये कोई रिएक्शंस दिया हुआ है और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे ये जो भी दिया हो, ये जो a है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो a के जो भी मोल आप दिए रहेंगे उसमें से घटना स्टार्ट होगा और इसका बनना स्टार्ट होगा कि नहीं? बोलिए भाई। चाहे जो b है इसके मोल घटेंगे, जैसे मान लीजिए 10 लीटर या 20 लीटर है, या वो ले लीजिए ना आटा पीसने वाली मशीन, इधर आपने गेहूं रखा हुआ है, इधर आटा आएगा, जब मशीन चलेगी तो इधर से घटेगा गेहूं, तभी तो इधर आटा बनेगा। तो जो घटेगा कौन? ए और मतलब सॉरी ए और बी, और बढ़ेगा किधर? तो जिधर घटता है उसको डिसअपियरेंस बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? और जिधर बनेगा उसको अपीयरेंस बोलते हैं। पहले वो समझ, इधर देखिए आप पहले, जैसे ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है? और इधर मैंने लिख दिया, आप लोग आपके लिए यहाँ पे सुनिएगा फिर से, गेहूं। तो घटेगा कौन? तो जो घटेगा उसको डिसअपियरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है? अफेयर नहीं, डिसअपियर। और इधर क्या होगा? एपियर। एक तरफ घटेगा तो एक तरफ, तो बस हम लोग ये काइनेटिक्स है ना, तो बस यहीं पे लगा देंगे रेट। क्या लगा देंगे? जैसे आपने सुना होगा, ऐसे सोच के बताइएगा, जैसे मैं बोलूंगा उस लैंग्वेज में, कल आप नहीं आए, मे भी मौसम फ्रेश होता, मे भी, तो आप किससे आते? बाइक से। बाइक किस पे चला के लाते? बस। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसे क्या बोला जाता है? उससे याद रखेंगे, रोड बोला ना आपने, रेट ऑफ, तो इस साइड जो रिएक्टेंट में होगा वो डिसअपियरेंस होगा, है ना। लोग कहते हैं रोड से राव साहब आ रहे हैं, रोड से जो जाएगा रेट ऑफ, ए फॉर अपीयरेंस। क्या इतनी बातें समझ रहे हैं? हमें वो अलग वो नहीं, बस इतना, रोड और राव, मीनिंग नहीं मॉडिफाइड करना है, इधर इधर ऐसा कुछ नहीं। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है और रेट ऑफ अपीयरेंस है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रोड ऑफ, रोड का फुल फॉर्म, हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब कभी भी जब आप रेट निकालें, क्या निकालेंगे? तो देखिए पहले यहाँ लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे? ए, और यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? ए। क्या लिखेंगे? पहले ये होगा इनिशियल और ये होगा, यहाँ साइन किसका होगा? और अपन टाइम को लिखेंगे डेल्टा टी, चेंज इन टाइम या टोटल टाइम है ना। थोड़ा समझिएगा ये आई और एफ का क्या मतलब होता है। जैसे पहले यहाँ जो भी रहा होगा उसी से घटेगा ना, तो जब इसमें से कुछ घटेगा, जैसे इनिशियल, आई मतलब होता है, जैसे आप अपने घर से चले होंगे तो वो क्या हो गया? इनिशियल। अब जितना दूर आएंगे तो उसमें से घटाएंगे तो पता चलेगा आप कितना दूर आए होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ ये बोला जाता है कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब जब आप चेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? चेंज, तो कहां से घटाएंगे? क्या फाइनल माइनस इनिशियल होता है? जब भी आप चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस, यही तो होता होगा ना। बोलो भाई, कि जब भी आप चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अगर इसका जब आप चेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पहले वो ए फाइनल माइनस, सॉरी, ये ए ऐसे लिखना होता है, कंसंट्रेशन होता है, ये फाइनल माइनस, ये फिजिक्स में भी आपने सुना होगा बार बार कि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और ये जो भी आपका टाइम जो डेल्टा टी है। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं, सवाल ये है, थोड़ा समझिएगा, कि मान लीजिए पहले ये क्या था? ए, ठीक, उसमें से कुछ घटा तो क्या बना? ए। ज्यादा कौन है? हाँ, एकदम सही आपने पकड़ा कि भैया ये ज्यादा है, उसमें से थोड़ा घट रहा है ना, ये जो वैल्यू वो वैल्यू ज्यादा है और उसमें से थोड़ा बहुत घट रहा है।
क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो बड़ा कौन है? बड़ा ए बड़ा है कि ये इनिशियल बड़ा है यार, वो उसमें थोड़ा घट रहा है ना, माइनस लगा रहे। देखिए यहाँ पे अब ये जो इनिशियल है ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? तो बड़ा जब है तो इसका साइन क्या है? तो आप लिखेंगे पहले माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, और फिर इधर ये जो भी है ए फाइनल माइनस ए अपॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग सवाल ये सीखना होता है यहाँ पे कि आखिर ये आई आया कहाँ से, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आया। समझिएगा, आपने बहुत सही बताया कि मान लीजिए ये पहले कितना रहा होगा और उसमें से कुछ घटा, कितना घट गया। तो अगर आप 2 में से 10 को घटाएंगे तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया और ये -10 है कि नहीं, इसको भूल जाइए। तो नेट जो आएगा -8 आएगा ना, नेट जो है वो -8 आएगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे तो उसमें पहले क्या लग जाएगा? लगा देंगे आप, क्योंकि जब ये पूरा पीएचडी करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन होता है कि सर ये ज्यादा होता है और ये, तो आप कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं ना। देखिए ये कम में से फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो आप फाइनल से इनिशियल को घटा रहे हैं ना, तो रियल में तो ये ज्यादा है ना। वो अलग बात है कि आपने इसको इधर लिख दिया, तो जो नेट आएगा मैग्नीट्यूड आएगा वो तो माइनस आएगा ना। ये लिखने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ये लिखने का मतलब होता है। अब देखिए राजू लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, तो अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए इधर माइनस, ये लिखेंगे माइनस, और चाहे डेल्टा लगा, क्या लगा दीजिए? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा। ये जैसे ये है ना, ये इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ बी। इधर क्या लिख दिया गया? डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और वैसे रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यही बन रहा है ना। तो अब ये प्रोडक्ट है, क्या है? तो वो साइन प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब ये डेल्टा हो जाएगा। मतलब वैसे इसको भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन डेल्टा, तो हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टी। अब एक पॉइंट फिर से सुनिएगा, डेल्टा लगाने का मतलब कि फाइनल माइनस, सुन पा रहे मेरी बात? डेल्टा लगाने का मतलब फाइनल माइनस, और वो किसका? कंसंट्रेशन का। वो दिया रहेगा कि पहले 2 मोल था, बाद में 3 मोल हो गया, चाहे शुरू में 3 मोल था, बाद में 2 मोल हो गया, तो जो भी होगा फाइनल माइनस। बट इसका साइन क्या आएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि अगर यहां से घटेगा तो ये बनेगा कि नहीं, तो वो डिसअपियर हो रहा है, तो ये बन रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसका साइन प्लस आता है। क्यों? राजू कह रहे फिर से बोलिए। मैंने कहा राजू फिर से देखिए, यहां लिखेंगे आर फाइनल सॉरी सी फाइनल माइनस, ये समझ रहे हैं राजू आप? अब देखिए पहले स्टार्टिंग क्या रहा होगा, तो इनिशियल वैल्यू तो 0 है ना। अब जो भी बनेगा 2 4 6 तो प्लस रहेगा ना। बोलो भैया, भाई स्टार्टिंग में देखिए ये तो 0 है ना, जब ये 10 था तो उसमें 0 था, तो जब ये घट रहा है तो ये तो बढ़ रहा है ना 0 से, तो इनिशियल तो आपका 0 है कि नहीं? आज जबकि वहां पे क्या था कि इनिशियल आपका 10 था। देखिए ये वैल्यू बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था। अब ये वैल्यू छोटी है ना इनिशियल वाली, अब जो भी बनेगा वो तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। क्या समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा। तो जब भी आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या लिखेंगे? तो चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम चाहे टाइम टेकन, जो भी बोलना चाह रहे हैं। चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज अपॉन टाइम, इतना नोट करिए आप। अब देखिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट समझ गया आप लोग कि रेट ऑफ, यदि आपसे क्या पूछा जाए तो रिएक्टेंट में है ए और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, जब एक आप लिखेंगे अपीयरेंस क्या लिखेंगे, तो हमने कहा आप लिख दीजिए आप माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी का लिखिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या इतना समझ रहे हैं? और अगर लिखना हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो अब ये साइन हट जाएगा, बस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन, क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा रेट ऑफ रिएक्शंस,
क्या होता है? सुन पा रहे हैं राजू? रेट ऑफ, और जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शंस ए का हो या रेट ऑफ रिएक्शंस बी का हो या रेट ऑफ रिएक्शंस, ये आपस में इक्वल होता है। ये क्या होता है? अब सवाल है कि सर हम लिखेंगे कैसे रेट ऑफ? तो इसका रूल ये होता है कि जब लिखेंगे रेट ऑफ, ठीक है, ये होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन अपॉन चेंज इन, एकदम राजू आराम सुनिएगा ना, अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होता है? स्टाइकोमेट्रिक, जब कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सुनिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैथ की अगर बात, किसकी बात की जाए, मैंने 1 2 3 4 लिखा था, ये जो 4 होगा सबसे ऊपर चला जाएगा और जो 3 होगा 2 के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तो पहले देखिए इधर, ये हो जाएगा चेंज इन अपॉन, ये क्या है, बोल दे डेल्टा टी इनटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले इतना समझ रहे हैं राजू? बोलिए, क्या यही बोलना चाह रहे थे आप? पहले इतना लिख लीजिए आप। अब आप लोग लिखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिए आप, है ना, जो नोट लिखेंगे सोच समझ के लिखिएगा। देखिए रेट लिखिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या सुन पा रहे हैं राजू? जी। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या इतना समझ रहे भैया? बोलो भैया, रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेगा? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई पहला रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन 10 दिया, कितना? 10, और दूसरे वाले में मान लीजिए उसमें अगर कोई स्टाइकियोमेट्री है, जैसे मान लीजिए सिर्फ ये था, सिर्फ 4 नहीं था, 4, तो उसका मान लीजिए अगर रेट ऑफ अपीयरेंस जो भी आ गया, अब अगर यहाँ कोई भी नंबर आएगा, कोई भी, तो वो डिनोमिनेटर में है कि नहीं, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी नंबर आएगा तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं आप, सॉरी डिवाइड करेंगे ना आप, तो डिवाइड करें जो भी पहले आएगा वो क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या छोड़िए वो बातें, पहले इतना मिटा दें भैया, ये समझ गए जो आप पूछना चाह रहे हैं। अभी इसी रिएक्शन में 4 लिखा था ना, ये लिख लीजिए पहले 4 यहाँ पे। अब हम लोग इस देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस, अब एक हमने भी लिखवाया तीसरा पॉइंट कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, रेट ऑफ, तो रेट ऑफ रिएक्शंस ए बराबर रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ बी बराबर रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ, ये सब बराबर है कि नहीं? बोलो भैया, ये बराबर है ना? मैं ये मिटाना चाह रहा हूं क्योंकि उसको मिटा दूंगा तो गलत हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शंस का लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या लिखना चाह रहे हैं? तो पहले आप इसके लिए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए, पहले ए लिखेंगे ना आप। तो पहले देखिए ये क्या है, रेट ऑफ, ठीक, तो यहां देखिए जब इसका लिखेंगे आप, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन, ये है देखिए ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये भी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस। अब यदि आप उसे मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? स्टोइकोमेट्री से। जैसे इसका स्टोइकोमेट्री कितना है? कुछ नहीं है, तो कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे कि नहीं? मान लिया हमने ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ पे 1 लिख दिया ऐसे, अब इसको यहाँ लिख लिया ऐसे,
1/1 इंटू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या ये समझ पा रहे हैं? अब वैसे ही जब इसका लिखा जाएगा तो स्टोइकियोमेट्री कितना है, पहले 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन, क्या पहले ऐसे समझ रहे हैं, बराबर इसका स्टोइकियोमेट्री 1/4 और यहाँ पे जगह कम है, समझ जाएंगे इस तरह सी अपॉन डेल्टा टी। बोलो भैया। तो अगर आप इसका लिखना चाह रहे हैं इस वाले का 1/1 तो हटा दें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए पहले इतना। अब जब भी क्वेश्चंस देगा ये टोटल कितने हैं, टोटल 3, तो आपको जैसे मान लीजिए ए का दिया रहेगा रेट ऑफ रिएक्शंस, बी का आपसे पूछेगा, बी का आपसे, या फिर ए का दिया है तो आपसे सी का पूछेगा, ए का दिया है तो जब ए का दिया सी का पूछेगा तो आप ये और ये बराबर कर लेंगे, इसको हटा देंगे बीच में से। ए और बी का बोलेगा तो इसको लिख लेंगे, इसको हटा देंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ। उसी को पहले 2 का पूछेगा हमेशा। अभी सब बताते हैं, पहले आप लिखिए, सब बताएंगे। पहले इसका इससे निकाल लेंगे, फिर किसी एक से किसी दूसरे का बराबर कर लेंगे। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए पहले। अब एक क्वेश्चन लिखेगा इसमें कि H2O2, ठीक है, ये एक्वस है और ये H2O लिक्विड बन रहा है और यहाँ पे हाफ O2, ठीक है। अब इसमें दिया है रेट ऑफ रिएक्शंस, दिया है रेट ऑफ रिएक्शंस और वो H2O2 का दिया, किसका दिया रेट ऑफ रिएक्शंस, H2O2 का। पहले इसका लिखेंगे 1/1, ठीक, रिएक्टेंट में ना वो तो माइनस हो जाएगा, पहले लगा देंगे डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा बराबर 20 दिया है। इसका रेट ऑफ रिएक्शंस कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शंस 20 दिया है और कह रहा आप ये दूसरा रिएक्शंस है 2H2O2 2H2O और ये O2, इसका आपसे रेट ऑफ रिएक्शंस पूछा जा रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शंस आपसे। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शंस आप इसका लिखेंगे कैसे, हाँ 1 माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन, सही है। क्या इतनी के जगह कोई वैल्यू दिया है क्या ऊपर, तो क्या ये 1/2 इंटू 20 हो जाएगा क्या राजू, यहाँ पे क्या आ जाएगा। हमने ये कहा था कि यदि किसी रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शंस दिया हो, यदि आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड में आ जाएगा, तो जब डिवाइड में आएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या ये समझ रहे हैं? अब अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते किसी, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, ये स्टोइकियोमेट्री के टर्म में, नोट कर लीजिए इसको।